गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी। फ्रेंड्स, स्थानीय और वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास में 5G की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। आज विश्व और तकनीक बहुत ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और हम नए भविष्य की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। आज हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं। ये सब तभी सही रूप में और एक तीव्र गति से इनके लाभों को हम ले सकते हैं जब हम 5G तकनीक को सही मायने में उपयोग कर सकते हैं और उसके लिए जो भी बेसिक बुनियादी ढांचे हैं उसका निर्माण कर सकते हैं और सभी के लिए 5G तकनीक को उपलब्ध करा सकते हैं। आज हम बात करते हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सेंसर लगी हुई जो उद्योगों में मशीनें हैं उनकी गुणवत्ता की बात हो या डेटा गहन मशीनों के गुणवत्तापूर्ण विकास की बात हो, सिनेमा जगत में क्रांति की बात हो, इन सबको 5G तकनीक की बहुत ही आवश्यकता है और इस चीज को हमारे वैज्ञानिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपयोगिता और इसकी महत्ता और इसकी आवश्यकता को बहुत ही गहनता और तीव्रता के साथ समझ रहे हैं और इस पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही पूरी विश्व में 5G तकनीक का उपयोग सही मायने में हो पाएगा। भारत भी इस तकनीक को लाने में और इसके लाभ को या इसके लाभ के द्वारा हम अपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को विकास के क्रम में आगे बढ़ाने में बहुत तीव्र गति से उत्साहित हैं और उसके लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। हाल ही में भारत में रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है, यानी कि भारत का ये पहला कंपनी होगी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में आ रही है। अभी तक हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे, चाइना हो, जापान हो या अन्य कोई देश हो, लेकिन भारत अब स्वदेशी की ओर बढ़ रही है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है और लगातार हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। इसी क्रम में रिलायंस जियो ने पहली बार मोबाइल टेक्नोलॉजी में कदम रखा है और 5G को शुरू करने जा रहा है। हम बात करेंगे कि 5G होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो जैसे हम जानते हैं कि हम जब मोबाइल के क्रम में यानी कि फोन सेट के क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक जनरेशन यानी कि जनरेशन 1 से लेकर के जनरेशन 4 तक जो मोबाइल नेटवर्क था या मोबाइल जो उपयोग हम लोग करते थे उसी का एक एडवांस जनरेशन है या उसको हम लोग वर्जन कह सकते हैं, जो 4G LTE नेटवर्क के बाद का सबसे एडवांस वर्जन आपका होगा 5G का। तो एक बार हम कह सकते हैं कि 5G मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का नई जनरेशन है जो 4G LTE नेटवर्क के बाद में लाई जा रही है। ये हमको वादा करती है कि ये हमको सीमलेस कवरेज यानी कि निर्बाध कवरेज प्रदान करेगी, हाई डेटा रेट के थ्रू हमको यानी कि हाई स्पीड से हमको डेटा प्रोवाइड करेगी और अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ यानी कि बहुत कम लेटेंसी रेट के साथ ये हमको डेटा को भेजने का और रिसीव करने का कार्य करेगी। साथ ही साथ बहुत ही रिलायबल कम्युनिकेशन होगा, विश्वसनीय संचार सुविधा हमको प्रोवाइड करेगा 5G तकनीक से। 5G तकनीक जो होती है एक कोई सिंगल तकनीक नहीं है, बल्कि ये कई टेक्नोलॉजी का एक एमलगमेशन है, यानी कि एक उनका समूह है जो एक साथ मिलकर के काम करेगा।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 5G तकनीक में कौन कौन सी तकनीक को मिला करके हम 5G को यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला यहाँ पर है मिलीमीटर वेव्स। मिलीमीटर्स यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, उनमें जो मिलीमीटर वेव्स की रेडिएशन होती हैं, उसका उपयोग हम लोग 5G टेक्नोलॉजी में करेंगे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 330 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को हम इस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। दूसरा मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, जिसको हम लोग मैसिव मल्टी यूजर मीमो कहते हैं, इसका उपयोग करेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल सेल स्टेशंस की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ मोबाइल इज कंप्यूटिंग MEC तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यानी कि 5G तकनीक को सही रूप से चालू करने के लिए इन 4 तकनीक का हमको उपयोग करना है। पहले लेके हम लोग बात करते हैं कि 5G नेटवर्क में हम लोग मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं, जो स्पेक्ट्रम बैंड का 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच का एक रेंज है। ये माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव के बीच की रेंज होती है, जो हमें हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी, जो लगभग हम 60 गीगाहर्ट्ज पर इसको ऑपरेट करते हैं। इसमें 802.11 AD वाईफाई स्टैंडर्ड को हम लोग यूज करेंगे। ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एंड रिसर्च ने 5G टेक्नोलॉजी में ये एलोकेशन करने के लिए बैंडविड्थ को डिलीवर किया है, जो फास्ट डिलीवरी करेगा, हायर क्वालिटी वीडियो हमको प्रोवाइड करेगा और मल्टीमीडिया कंटेंट और सर्विस को हमको ये प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 5G से पहले का जो हमारी जनरेशन थी 4G LTE, ये लगभग मैक्सिमम 6 गीगाहर्ट्ज पर काम करती थी, जो काफ़ी कम रेंज की होती थी। हमारा 5G लगभग ये 60 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगा और ये रेंज जो होगा 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच की जो वेवलेंथ होगी, इसको हम लोग मिलीमीटर वेवलेंथ बैंडविड्थ कहेंगे, जिसको हम फ्रिक्वेंटली 5G टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। इसको हमको ध्यान में रखना है। दूसरा है मीमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसका मतलब होता है कि एक एंटीना टेक्नोलॉजी है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम किसी मोबाइल को यूज करते हैं तो हमारे एरिया में एक बड़ा एंटीना होता है, जहां से वायरलेस कम्युनिकेशन आते हैं और वो अलग अलग सेल में डिवाइड होते हैं। वो एंटीना अलग अलग सेल को नेटवर्क प्रोवाइड करता है और वहां से वो हमारे मोबाइल को कनेक्ट करता है। तो मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जो बेस सर्विस होगा और जो रिसीवर होंगे, वहां पर जो बेस सर्विस पे जो आपके एंटीना लगे होंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। यानी 100 एंटीना लगे होंगे और लगभग वो 10 या 20 रिसीवर्स को वो कनेक्ट करेंगे। तो एंटीना टेक्नोलॉजी जो है एक प्रकार की ये आपकी होती है, मीमो होती है, जो सोर्सेस यानी कि ट्रांसमीटर ऑन डेस्टिनेशन रिसीवर दोनों के द्वारा ये एंटीना यूज किए जाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल एंटीना को यूज किया जाएगा। एंटीना जो होते हैं प्रत्येक एंड पर कम्युनिकेशन सर्किट को बनाए रखने का काम करते हैं, जो एरर को मिनिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज डेटा स्पीड करते हैं और कैपेसिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ सिग्नल पाथ को एक ही समय में सभी रिसीवर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आप डायग्राम में यहाँ पर देखें तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ये यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है, ये मैसिव मीमो एंटीना है। इसको आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे एंटीना लगे होंगे और एंटीना अलग अलग स्मॉल सेल, यहाँ पे एक स्मॉल सेल ये है, एक स्मॉल सेल ये है, एक स्मॉल सेल ये है। तो एक मैसिव मीमो में एक आपका माइक्रो सेल होता है, उस माइक्रो सेल में कई स्मॉल सेल होते हैं। स्मॉल सेल और मैसिव मीमो के बीच में
जो वायरलेस सिग्नल आता है उसको बैक हॉल कहा जाता है। तो बैक हॉल एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो बेस स्टेशन होता है और आपका जो एक स्मॉल सेल होता है, उनके बीच में जो वायरलेस सिग्नल आने के लिए जो एक कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरलेस बैक हॉल कहते हैं। तो वायरलेस बैक हॉल आपका मैसिव मीमो से सिग्नल को स्मॉल सेल में लेके आएगा, जहां पर स्मॉल सेल ट्रांस रिसीवर लगे होंगे, और ये स्मॉल सेल ट्रांसीवर क्या करेंगे, अलग अलग मोबाइल में या अलग अलग चैनल में क्या करेंगे, ये अपना कम्युनिकेशन को कनेक्ट करेंगे। यूजर इक्विपमेंट कहते हैं। यानी कि यूजर इक्विपमेंट जो होगा स्मॉल सेल के अंदर वो बहुत कम संख्या में होंगे, और जो आपके एंटीना होगा वो बहुत अधिक ज्यादा संख्या में होंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैसिव मीमो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि एक स्मॉल सेल में हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो यूजर इक्विपमेंट होंगे उनकी संख्या कम होगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो रेट ऑफ कम्युनिकेशन की जो रेट होगी वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ब्रेक नहीं होगा, डेटा को भेजने और सेंड करने में बहुत ज़्यादा लिटेंसी नहीं आएगी। तो जब हम कम जो हमारे जो चैनल्स होंगे उसके द्वारा हम बहुत कम जो हमारे यूजर इक्विपमेंट होंगे उनको अगर हम एंटीना से कनेक्ट करेंगे तो उसमें सर्विसेज बहुत फास्ट हो जाएंगी। ऐसे आप दूसरा आपका स्मॉल सेल होगा, यहाँ पर भी यूजर इक्विपमेंट्स होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, स्मॉल सेल ट्रांसमीटर होंगे। तो एक मैसिव मीमो से कई स्मॉल सेल कनेक्ट होंगे और उस स्मॉल सेल में अलग अलग क्या होंगे, स्मॉल सेल ट्रांसमीटर होंगे, और उससे कम मात्रा में क्या होंगे, वहां पर यूजर इक्विपमेंट लगे होंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का मतलब यही होता है कि हमारा जो एंटीना होगा उसमें जो आपका बेस स्टेशन होगा उसमें एंटीना की संख्या बहुत ज्यादा होगी, और वो क्या करेगा, अलग अलग वायरलेस बैकहॉल के थ्रू स्मॉल सेल में सिग्नल को भेजेगा। वहां पर क्या होगा कि हर स्मॉल सेल में स्मॉल सेल ट्रांस रिसीवर लगे होंगे, जो क्या होंगे वहां पर कुछ कम मात्रा में जो यूजर्स होंगे उनसे वो कनेक्ट होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं मैसिव मीमो कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे। दूसरा क्या है, इज कंप्यूटिंग का हम लोग यूज करेंगे। इज कंप्यूटिंग का मतलब होता है, इसको हम लोग मोबाइल इज कंप्यूटिंग MEC कह देते हैं, या इसको मल्टी एसेस इज कंप्यूटिंग भी कह देते हैं। ये करता क्या है, इज कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो डेटा है, जैसे हम टर्मिनल्स हैं, हमारी कार है, हमारे मोबाइल हैं, लैपटॉप है, हमारे व्हीकल्स हैं, हमारे कोई भी गजेट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट से चल रहे हैं। अब इंटरनेट से चलने के लिए हमको क्या है कि इनसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो हमारा नेटवर्क है वो दूर है हमसे। तो जब ये हमसे दूर होगा तो इसमें जो लिटेंसी रेट बढ़ जाएगी, और जो डेटा कम्युनिकेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। कुछ फ्लक्चुएशंस भी होंगे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कार चल रही है और मान लीजिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई तो कार अचानक से रुक जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। या कोई हमारा गजेट चल रहे हैं, थर्मामीटर चल रहा है, कोई हमारे गजेट्स, कोई रोबोट चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा नेटवर्क हमसे काफ़ी दूर होगा तो उससे क्या होगा कि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हमारी स्पीड रुक सकती है और हमको हमारा जो काम है वो बहुत देर में रुक सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लाउड जो नेटवर्क है और जो हमारे गजेट्स हैं, जो हमारे टर्मिनल्स हैं, उनके बीच में कहीं पर हम हमारा जो गजेट्स हैं उसके मार्जिन पर, उस नेटवर्क के अंदर या उसके मार्जिन पे हम क्या करेंगे, नेटवर्क को रखेंगे। और जिससे क्या होगा कि ये लगातार हमको नेटवर्क मिलता रहेगा, हमको क्लाउड से आने में जो देरी होती है वो हमको नहीं पड़ेगी। तो इसको हम लोग कह देते हैं ईज कंप्यूटिंग। तो ईज कंप्यूटिंग का मतलब यही हो जाता है कि हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं, एप्लीकेशंस के जो गजेट्स हैं, उसका जो नेटवर्क है उसको हम क्या करेंगे, यूजर के बहुत ही क्लोज रखेंगे, या तो उसको ऑपरेटर नेटवर्क के बाउंड्री में रखेंगे या उसके अंदर रखेंगे।
इससे क्या होगा कि ये हमको हमारी जो एक्यूरेसी है, हमारी जो लेटेंसी कम हो जाएगी, हमारी जो डेटा ट्रांसफर की रेट क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी और एब्स्ट्रैक्शंस भी नहीं होगा। इसको हम इस कंप्यूटिंग को इंटरप्राइज प्रीमाइसेस में हम प्लेस कर सकते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर रख सकते हैं, हाउस में रख सकते हैं, किसी व्हीकल में रख सकते हैं, ट्रेन के अंदर रह सकते हैं, प्लेन के अंदर रह सकते हैं और प्राइवेट कार के अंदर हम ईज कंप्यूटिंग को प्लेस कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। ईज इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये हमको कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो क्लाउड जो होता है हमको एक प्रकार से ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मल्टीपल साइट पे कनेक्टिंग मैनेज हमको करने का काम करता है। इसके जो बेनिफिट्स क्या हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट्स ये हैं कि लो लेटेंसी को कर देता है, हाई बैंडविड्थ हमको प्रोवाइड होता है और डिवाइस प्रोसेसिंग और डेटा ऑफलोड जल्दी होता है। साथ ही साथ ट्रस्टेड कंप्यूटिंग और स्टोरेज का काम भी आसानी से हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखा कि हमको मिलीमीटर वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ हमको मैसिव मीमो की रिक्वायरमेंट होती है और हमको यहाँ पर ईज कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट होती है 5G टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए या उसको उपयोग करने के लिए। वर्तमान में 5G इकोनॉमी जो है ऐसा माना जा रहा है कि 2035 तक 5G टेक्नोलॉजी क्या करेगा, लगभग 13.2 ट्रिलियन डॉलर का जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट देने जा रहा है इंडस्ट्रियल में, यानी कि इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, इकोनॉमिक फ्यूचर बहुत बड़ा है 5G का। अब हम बात करेंगे कि 5G का एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज क्या है कि हाई स्पीड हमको यूज करने देता है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड से, यानी कि अभी तक हम लोग मात्र 6 गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते थे, अब यहाँ 30 से 100 गीगा हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे कंज्यूमर के जो हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्टोरेज बहुत फास्ट हो जाएगा और बिजनेस जो होगा वो क्लाउड के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह से एसेस कर पाएंगे। बेहतर कम्युनिकेशन होगा पब्लिक इंस्टीट्यूशन और सिटीजन के बीच में। अल्ट्रा लो लेटेंसी होगा। लेटेंसी जो होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में जो हम डाटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं उसके बीच टाइम जो लगता है उसको हम लोग लेटेंसी कहते हैं। तो 4G में क्या था कि हम डेटा को रिसीव या सेंड करते थे तो उसमें 50 मिली सेकेंड का लगभग टाइम लगता था। 5G में ये बहुत कम हो गया है, लगभग 1 मिली सेकेंड में आपका डेटा जो होगा वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंच जाएगा। तो ये लेटेंसी रेट अल्ट्रा लो लेटेंसी आपकी हो जाएगी 5G टेक्नोलॉजी में। मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम यहाँ पर जितने भी हमारे गजेट्स होंगे उनको बहुत अधिक गजेट्स को एक साथ हम जोड़ करके कनेक्ट करके उनको हम एक साथ यूज कर सकते हैं। इसका फायदा हमको स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में होगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट में होगी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मोशन में होगी, वेरिएबल एंड मोबाइल डिवाइसेस में इसको हम यूज कर सकते हैं और प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी हम इसका बहुत अधिक तरीके से यूज कर पाएंगे मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर में 5G को हम बेहतर एक इंटायर वैल्यू चेन के द्वारा हम अपने स्मार्ट इरिगेशन को, प्रिसीजन फार्मिंग को, सॉइल को इम्प्रूव करने में, क्रॉप की मॉनिटरिंग में, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में, इन सब चीज़ों में हम बेहतरीन तरीके से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 5G का यूज़ कर पाएंगे। जैसे हम पोल्ट्री फार्म करते हैं, इसमें हम 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा अनमैन्ड बिना ह्यूमन बीइंग के यूज़ के हम उनको बेहतर तरीके से उनकी हम फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत सारी तकनीक है जिसका उपयोग हम एग्रीकल्चर में 5G के द्वारा करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक्स का उपयोग होगा, तो 5G टेक्नोलॉजी आने पे रोबोटिक्स की स्पीड, एक्यूरेसी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इससे क्या होगा कि ऐसे
काम जहां पर ह्यूमन बीइंग मनुष्य जो होता है वो उसकी सेफ्टी और एक्यूरेसी को ध्यान देते हुए हम रोबोट से काम कराते हैं, उसकी इफिशियंसी और बढ़ जाएगी। अगर हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर में, तो स्मार्ट ग्रिड का निर्माण करना है, स्मार्ट मीटरिंग का निर्माण करना है, उसकी इफिशिएंटली सपोर्ट करना है। इन सब चीज़ों के लिए हम 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। रिन्यूएबल और स्टोरेज टेक्नोलॉजी में लो लेटेंसी कम्युनिकेशन के द्वारा हम अच्छी तरीके से ग्रिड को मैनेज करने में भी काम कर सकते हैं और अबाध रूप से हम पावर जनरेशन को बेहतर बना सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में टेली मेडिसिन डिलीवरी हो, टेली कंट्रोल हो, सर्जिकल रोबोटिक्स हो, वायरलेस मॉनिटरिंग हो या वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो, इन सब क्षेत्र में हम 5G टेक्नोलॉजी आ जाने से रोबोटिक सर्जरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, टेली मेडिसिन काफ़ी बेहतर हो जाएगा और टेली कंट्रोल के द्वारा हम जो भी सर्जरी करते हैं उसको हम बेहतर बना सकते हैं। ये 5G के आने से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है कि 5G के सामने चैलेंजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायरमेंट है, बहुत अधिक मात्रा में इसको हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैसिव रूप भारत में देखा जाए तो लगभग 5 लाख करोड़, लगभग 70 बिलियन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है 5G टेक्नोलॉजी में। और दूसरा एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भी इसका काफी महंगा है। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम जो महंगा है वो 5G का है, इसकी एलोकेटेड क्वांटिटी, साथ ही साथ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस काफी महंगी है। 40% स्पेक्ट्रम जो होता है लेंग्स अनसोल्ड, लगभग अभी से क्या है अनसोल्ड है। तो इसको हम लोग ध्यान में दे सकते हैं कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क, अभी तक इसके लिए कोई भी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इसका स्टेट में या किसी देश में ऐसा नहीं बन पाया है अभी, जिससे कि एक सभी लोगों की सहमति हो इस चीज पर। तो इस पे हमको बेहतरीन काम करना है। डेप्थ सिनेरियो इन द इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो ICRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसके अनुसार लगभग टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में भारत के पास लगभग 4.2 लाख करोड़ का एक डेप्ट है यानी कि ऋण है, जो एक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए या सर्विसेज के लिए बहुत अधिक चैलेंजिंग का काम है। इसको हमको ध्यान में रखना है। अगली चीज हमको ध्यान रखनी है कि लो ऑप्टिकल फाइबर पेनिट्रेशन, भारत में अभी तक स्ट्रॉन्ग बैकहॉल की कमी है, जो 5G टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकहॉल क्या होता है? एक प्रकार का नेटवर्क है वायरलेस, जो क्या करता है सेंट्रल एक्सचेंज यानी कि बेस स्टेशन को और स्मॉल सेल साइट को कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि जो भी आपके बेस स्टेशन होते हैं और आपके जो स्मॉल सेल सेंटर होते हैं उनके बीच में जो नेटवर्क होता है, यानी कि जो आपका रेडिएशंस आती हैं, जो वेव्स आती है, वो एक प्रकार से बैक हॉल कहलाती है। अभी तक लगभग 80% जो स्मॉल सेल साइट्स हैं वो माइक्रोवेव बैक हॉल के द्वारा कनेक्टेड हैं, जबकि 20% साइट जो है वो है अभी तक केवल फाइबर से कनेक्टेड है, जबकि हमको इनको लगभग 80% के आसपास इनको फाइबर के साथ कनेक्ट करना है। यानी कि हमारा जो 5G है वो फाइबर ऑप्टिक्स पे यानी कि ज़्यादा काम करेगा, तो माइक्रोवेव बैकहॉल को हमको हटा करके उसकी जगह पर हमको लगभग फाइबर बैकहॉल को लेकर के आना है। हाई इम्पोर्टेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, हमको 5G टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए हाई इम्पोर्ट इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होती है। लगभग 90% इंडिया के टेलीकॉम जो इक्विपमेंट मार्केट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए एक तो साइबर सिक्योरिटी की समस्या बन जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी समस्या बन जाती है, क्योंकि वहाँ के द्वारा जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं से साइबर खतरे के लिए हैं, उसे साइबर खतरा हो सकता है। इसलिए हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक ये ध्यान देना होगा कि हम जो भी 5G टेक्नोलॉजी में इक्विपमेंट को यूज़ करें वो भारत के
भारत के द्वारा निर्मित कंपनियों में या भारत के अंदर ही बनी हुई इक्विपमेंट्स होने चाहिए। हम किसी दूसरे देश पर इस बहुत ही संवेदनशील तकनीक को या संवेदनशील उपकरणों पर हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय बन सकता है। लेकिन भारत में क्या है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अधिक कमियां हैं। इंडियन टेलीकॉम जो है वो अभी तक इस प्रकार के ऑप्शंस को अभी तक कोई बेहतरीन अवसर प्रदान नहीं कर पा रहा है, जिससे कि हम 5G टेक्नोलॉजी के लिए जो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको हम भारत के द्वारा निर्मित तकनीक का ही उपयोग करें। इसके लिए रिलायंस जियो काम कर रही है, जिसको सरकार ने मौका दिया है। साथ ही साथ और अब भारत इस तरफ बढ़ रहा है कि वो इस प्रकार के जो बहुत ही संवेदनशील जो इक्विपमेंट्स हैं इसका निर्माण भारत में ही हो और उसी का उपयोग किया जाए। यानी कि हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी अब आगे बढ़ने वाले हैं। सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रिलीज करती है, इसमें बताया गया है कि केवल आधी ऐसी कंट्रीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या उसकी डेवलपिंग प्रोसेस में हैं, बाकी अभी उस तरफ कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इंडेक्स की बात करते हैं तो सिंगापुर इसमें नंबर 1 पे है, जबकि भारत इस सिक्योरिटी में 23वीं पोजीशन पर है। हमको आगे की राह क्या है, हम आगे क्या कर सकते हैं? तो हमको अगर 5G टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करने होंगे। जैसे कोर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ही करना होगा। सिक्योरिंग डेटा सेंटर और क्लाउड कंपोनेंट्स का निर्माण हमको करना होगा। प्राइवेसी प्रोविजन को हमको ध्यान में रखना होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी और लॉ को हमको क्रिएट करना होगा। डेटा प्रियोरिटाइजेशन का हमको काम करना होगा, जिससे कि हम प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। सिक्योरिटी प्रोविजन पे हमको काम करना होगा। इन टू इंड सिक्योरिटी सोल्यूशन को हमको प्रोवाइड करना होगा। सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग टू बिल्ड ट्रस्ट हमको डेवलप करना होगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है उसको बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है, उसमें नए सुधार करने की आवश्यकता है और 5G टेक्नोलॉजी को अनुकूल बनाने की उसमें संभावना है। पॉलिसी प्रोविजन हमको करना है। स्पेक्ट्रम पॉलिसी बेहतरीन होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हमको इस प्रकार से स्पेक्ट्रम पॉलिसी बनानी होगी कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस तरह से हमको बेहतरीन तरीके से इस क्षेत्र में काम करना है और हमको 5G तकनीक को बहुत आगे लेकर के जाना है, जिससे कि हमारा जो मिशन है स्मार्ट सिटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इनको हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, इसके अनुप्रयोग कर सकें और हम अपने लोगों को, अपने समाज को और भारत को एक नई भविष्य की ओर ले जाएं और तकनीकी रूप से हम भारत को सक्षम करें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या वो चिकित्सा का क्षेत्र हो। तो आज के सन में हम लोगों ने 5G को समझा। आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।